हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो जो आपके 22 सितंबर से 26 सितंबर तक के न्यूज़पेपर्स पे आधारित है। और इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लगने वाले टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और जो भी आज पहली बार इस चैनल को पे आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए पिछले सभी करंट्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, निशिमुरा धूमकेतु। यह एक पुच्छल तारा है, धूमकेतु है जो हरे रंग का दिखाई देता है। 18 सितंबर 2023 को बनारस यानी वाराणसी के आसमान पर दिखाई दिया। यह 437 वर्षों बाद दिखाई देता है। और बनारस के युवा खगोल विज्ञानी रहे वेदांत पांडे जी, उन्होंने आसमान पर इसको देखा था और इसकी दुर्लभ तस्वीर खींची थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्लभ वेदांत पांडे जी ने इसको खोजा है, बल्कि इससे पूर्व इससे पहले निशिमुरा यानी कॉमेट C/2023 P1 की खोज जापान के वैज्ञानिक हिडियो निशिमुरा ने 12 अगस्त 2023 को की थी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीग्राफ को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद इसका नाम पड़ गया था निशिमुरा धूमकेतु। और यह कॉमेट जो है सूर्य से 33 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए बहुत छोटा दिखाई दिया हमें पृथ्वी से। वेदांत पांडे जी ने जो फोटो खींची, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो देखेंगे, तो ये किसके नाम पर पड़ा है? जापान के वैज्ञानिक निशिमुरा जी के नाम पे। उन्होंने इसको खोजा था। कब खोजा था? 12 अगस्त 2023 को। और ये 18 सितंबर 2023 को बनारस के आसमान में भी दिखाई दिया। और इसको देखा किसने? किस भारतीय ने? तो वेदांत पांडे जी ने। और ये किस रंग में दिखाई दिया? तो हरे रंग में। अगला टॉपिक देखते हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन। अब भारतीय सीमा के अंदर से कैलाश पर्वत पे की यात्रा बंद की जा चुकी है। डोकलाम में भारत चीन सीमा विवाद जब हुआ था कोरोना के समय में, उसके बाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो चीन के रास्ते होती थी, जहां ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें आपको पासपोर्ट वीज़ा लगता था, तो ये पूरी तरह से बंद चल रहा था। लेकिन इसका भारतीय सरकार के पहल से और हमारे यहाँ इसको खोजा गया कि ऐसा कोई विकल्प हो कि हमें चीन जाना ही ना पड़े और कैलाश मानसरोवर पर्वत का दर्शन हो सके, ओम पर्वत का दर्शन हो सके। तो भारतीय क्षेत्र के अंदर ही दर्शन के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ में एक व्यू पॉइंट खोजा गया है, जहां से कैलाश पर्वत के दर्शन अब शुरू हो जाएगा। और इस दर्शन का शुभारंभ कब होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 से 12 अक्टूबर के बीच में पिथौरागढ़ के दौरे के समय इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। और यह व्यू पॉइंट 2018 में खोजा गया था, जहां से कैलाश पर्वत पूरा साफ नजर आता है। तो ये अब हमारे भारतीय सीमा के अंदर से हम इसका दर्शन कर सकेंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसको याद रखिएगा, ये निश्चित है कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, आपके आगामी परीक्षा में। तो केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2023 को विभिन्न विज्ञान विभागों द्वारा दिए जाने वाले 300 पुरस्कारों को खत्म कर दिया। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो साइंटिस्टों को अवार्ड दिए जाते थे वो समाप्त कर दिया है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू किया है। और इस पुरस्कार की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जब चंद्रयान 3 हमारा लैंड किया, उसी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई कि अब से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो उसी दिन इसका वितरण किया जाएगा, इसको प्रदान किया जाएगा। और घोषणा कब कर दी जाएगी? 11 मई को कर दी जाएगी। और जिन्होंने भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और चंद्रयान 3 से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, पूरा करंट वीडियो का। आप वहां जा करके उसमें आप देखिए, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत यूजफुल होगी। और यह पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिए 4 श्रेणियों में दी जाएगी। 4 श्रेणियां आपको रटी होनी चाहिए। ये विकल्प में आ सकता है, जिसमें से चौथे विकल्प में से गलत दिया जा सकता है। तो आपको निम्न में से कौन कौन सी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार हैं, पदक हैं, तो वो है विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो अभी युवा वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता था, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये युवा वैज्ञानिकों के लिए। तो अब ये 4 कैटेगरी में ही पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए। अगला देखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर है। अब इसका
अनावरण किया जा चुका है। तो 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओंकारेश्वर में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। किसने किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। और इस मूर्ति में आदि गुरु शंकराचार्य की 11 वर्ष की आयु के बालक का स्वरूप दर्शाया गया है। और मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है। और जो शंकराचार्य जी के हाथ में धर्मदंड है उसकी लंबाई कितनी है? तो 101 फीट है। और यह मूर्ति कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर मानधाता पर्वत के शिखर पर स्थित है। तो मानधाता पर्वत कहाँ? ओंकारेश्वर में। और ये पूछा भी जा सकता है कि शंकराचार्य की मूर्ति किस पर्वत पर स्थापित की गई है? तो मानधाता पर्वत पे। मध्य प्रदेश पीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है, उसके लिए भी करंट बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी अन्य स्टेट की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और है भी, आएगा भी ये। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। पूर्वांचल, पूर्वी क्षेत्र जो लखनऊ के ईस्ट से पड़ता है, तो उन क्षेत्रों में पहला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। लखनऊ तक तो रहा ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन अब पूर्वांचल में 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय सीट भी है वो, और उसका काफ़ी विकास हुआ है। पहले तो काशी विश्वनाथ का जो आपका देखेंगे जो बना हुआ है गलियारा, बहुत ही खूबसूरत, अब उसके बाद उसका नवीनीकरण लगातार जारी है, बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। अगला देखते हैं, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य। अभी तक 6 बाघ अभ्यारण्य थे, इसके बन जाने से मध्य प्रदेश में 7 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। और इस वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो ये सागर जिला, दमोह जिला और नरसिंहपुर जिले को मिला करके ये बाघ अभ्यारण्य, जो उस क्षेत्र के बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है, जंगल का इलाका है, उसको मिला करके सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले तक विस्तृत है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश का फिर से याद दिला दूं कि फॉर्म आ चुका है, इसकी परीक्षा दिसंबर में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ चूंकि एक नया बाघ अभ्यारण्य है तो इन्वायरमेंट के पोर्शन में भी ये प्रश्न बन सकता है। तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का है, 3 जिलों में विस्तृत है। 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है इसका। कोर क्षेत्र यानी कि इसके अंदर बाघों का सघनता है, उसके बाद यहाँ पर मानवीय प्रवेश और इन सब चीज़ों का प्रतिबंध लगाया जाता है। और उसके बाद 925.12 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन है, कुछ नियमों के तहत वहाँ तक प्रवेश की छूट दी जा सकती है। अगला देखते हैं, वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन ये फिर न्यूज़ में क्यों चर्चा में रहा है? तो एक साथ ही 24 सितंबर 2023 को 9 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों को धार्मिक और पर्यटन स्थलों से जोड़ने वाली होगी। अगर स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा तो ये उल्टा हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट आपका यही रख दिया जाएगा कि 24 सितंबर को 9 नए वंदे भारत ट्रेनों का सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई। और या तो यूं कह सकता है, स्टेटमेंट में प्रश्न आ सकता है कि 11 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई और 9 राज्यों को ये स्पर्श करेगा। तो ऐसा नहीं है, वो आपका स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा कि 9 वंदे भारत ट्रेन 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली होंगी। इन नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, ये गलत टाइपिंग है, इन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो इन नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन निम्न रूटों पर होगा। रूट देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और कभी आप इन क्षेत्रों में जाना चाहें तो वहाँ के लिए आपको कम से कम ये पता है कि ये ट्रेन वहाँ पे जाती है। तो उदयपुर से जयपुर, उसके बाद जो है तिरुनेलवेली से मदुरई से चेन्नई, यानी ये 3 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा। फिर हैदराबाद से बंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा और कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से भुवनेश्वर से फिर पुरी, रांची से हावड़ा, जामनगर से अहमदाबाद। ये 9 ट्रेनें हैं वंदे भारत नई जो चलेंगी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, पहला सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में स्थित है। दूसरा सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन कब होने वाला है? तो 8 अक्टूबर 2023 को न्यू जर्सी अमेरिका में होगा इसका उद्घाटन। और यह मंदिर न्यू जर्सी के अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली में भी अभी अक्षरधाम काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सह परिवार जाकर के दर्शन किया था इन्होंने। तो नई दिल्ली में भी अक्षरधाम और अब न्यू जर्सी में भी अक्षरधाम मंदिर है, जिसका उद्घाटन कब होगा? तो 8 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पर है
अमेरिका में, तो न्यू जर्सी में, और इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और अब जाके इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है और इसमें 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने मदद करी है। उन्होंने कोई इसका मेहनताना नहीं लिया बल्कि मंदिर निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और फिर से वही फैक्ट कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। तो ये था आज का करंट का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बीच में अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा तो बदलाव कि इस करंट के टॉपिक में मैंने एशियाड गेम्स को नहीं शामिल किया है, उसको इकट्ठा ही आपको दे दिया जाएगा। जैसे पिछले 2 टॉपिक महिला आरक्षण बिल पे मैंने आपसे कहा था कि इकट्ठा दे दिया जाएगा और अभी आपको G20 पे देना है, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो आप अपने कोई भी सुझाव नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जीमेल किसी पर भी दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर के कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का सम्मान है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।